चुनाव लड़ने का मिजाज कैसे बन गया कि शिक्षक से सीधे पॉलिटिक्स? जब मैं पूरे क्लास में नैतिकता की दुहाई दे रहा होता हूँ, पूरे क्लास में ये समझा रहा होता हूँ कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, आप अपने मार्ग पर टिके रहिए, आपका हमेशा भला होगा, तब ये लोग आके चार लाठी मार के चले जाते हैं। आप किसका खेल बिगाड़ने वाले हैं? विजय सिन्हा का? मैं किसी का खेला बिगाड़ने नहीं आया हूँ, मैं जनता का खेला बनाने आया हूँ। प्रशांत किशोर से पहली मुलाकात कैसे हुई? प्रशांत जी इस विषय को उठा रहे थे तो वो दर्द यहाँ लगता था सीधे। पार्टी बनाने से पहले एक टीम बनी और उस टीम को ये जिम्मा दिया गया कि हर क्षेत्र में जाके ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए जो चुनाव के दौरान पैसा झोंक सके। पैसे के दम पे लोगों को टिकट देंगे, एक तरीके से ये पैसे टिकट की हेरा फेरी हुई। प्रशांत जी से कोई टिकट की हेरा फेरी कर ले, ऐसा कोई शख्स पैदा नहीं हुआ है। प्रशांत किशोर भी अपने लगभग हर इंटरव्यू में वो ये बात कहते हैं कि जनसुराज जो है इस चुनाव में या तो अर्श पे होगा या फर्श पे होगा। प्रशांत जी ने ये थोड़ी कहा है कि इस चुनाव के बाद हार हो जाएगा तो हम चले जाएंगे। आप कितने साल रहेंगे? मैं बिल्कुल यही हूँ अभी। कि पार्टी का जो स्टैंड है वो ये है कि हमारी अगर सरकार बनेगी हम तुरंत पहला काम यही करेंगे, शराबबंदी हटाएंगे। उत्तर प्रदेश में शराब बहुत बढ़िया है, बिहार में आते शराब खराब हो गया। रितेश पांडे, आपने उनका कोई गाना सुना है? गाना मैंने तो सुना ही है। एक उनका गाना है लवंडिया लंदन से लाई। गाना गाया जाना जो है महत्वपूर्ण है या उसको करोड़ों लोग सुन रहे हैं महत्वपूर्ण है? अगर करोड़ों लोग सुन रहे हैं उसको तो पहले तो उस पर भी सवाल उठना चाहिए। चनपटिया से मनीष कश्यप जैसे लोगों को टिकट दिया जाता है जो गांधी का अपमान का आरोप लगा उन पर आरोप लगा कि वो फेक वीडियोस बनाते हैं बिहारी मजदूरों की पिटाई का, उस चक्कर में वो जेल भी जाते हैं। अपनी बातें बेहतर तरीके से वो रखेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में शिक्षक भर्ती एक मुद्दा है, बड़ा या छोटा पता नहीं, लेकिन चर्चा तो चल ही रही है इस विषय पर। तेजस्वी यादव हैं एक तरफ जो कहते हैं कि जब 17 महीने वो नीतीश कुमार के साथ सरकार में थे तब उन्होंने 5 लाख शिक्षकों की भर्ती कराई। नीतीश कुमार दूसरी तरफ कहते हैं कि ये तो उनके नेतृत्व में ये काम हुआ। एक तीसरा मोर्चा है प्रशांत किशोर का जो ये कहते हैं दोनों ही खेमों से कि अगर आप लोगों ने भर्ती कराई है 5 लाख की तो उसका डेटा जारी कर दीजिए कि किस जगह पे किनको भर्तियां मिली हैं। इस शिक्षक भर्ती के तमाम चर्चाओं के बीच में एक शिक्षक हैं जो बिहार के लखीसराय विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, प्रशांत किशोर की ही पार्टी जनसुराज से। सूरज कुमार नाम है, BHU से पढ़ाई लिखाई हुई है और वहीं एक कोचिंग संस्थान चलाते रहे हैं और इस विधानसभा चुनाव में आजमाइश कर रहे हैं। लखीसराय सीट खास इसलिए भी है कि जो नीतीश कुमार के 2 डिप्टी CM हैं, एक सम्राट चौधरी, दूसरे विजय सिन्हा। तो विजय सिन्हा की ये सीट है। विजय सिन्हा यहाँ से लगातार 3 बार के विधायक रहे हैं और डिप्टी CM के खिलाफ ही पहली बार सूरज कुमार ने पर्चा भर दिया है। भाई साहब ये बताइए, पहला चुनाव, दूसरी सीट नहीं मिली आपको? नहीं, ये सीट मुझे बड़ा अच्छा लगा ना। हाँ, क्योंकि आप जिस उप मुख्यमंत्री पद की बात कर रहे हैं वो कुछ होता ही नहीं है। जिस तरीके से शादी में केवल जो है वो दूल्हे का काम होता है, उसके साथ जो सहवाला होता है उसका कोई काम नहीं होता है, उसी तरीके से उप मुख्यमंत्री जो है उसका कोई काम नहीं है, केवल मुख्यमंत्री का काम होता है। ये तो दोनों तरफ से लॉलीपॉप जो है वो दे दिया गया जनता को। उप मुख्यमंत्री का क्या काम है वो बताएं, उन्होंने क्या किया लखीसराय के लिए बताएं। उप मुख्यमंत्री के तौर पे उन्होंने लखीसराय में कौन सी विकास की परियोजना लेकर आए ये बताएं, तब तो उप मुख्यमंत्री माना जाए। वो पद के उप मुख्यमंत्री हैं, जनता के उप मुख्यमंत्री नहीं है। आपके नेता हैं प्रशांत किशोर, वो हर किसी के डिग्री पे सवाल उठाते रहते हैं। हालांकि एक लाइन मैंने जोड़ा कि आपने BHU से पढ़ाई लिखाई की है। मैं चाहता हूँ आप विस्तार से बता दें शुरुआती पढ़ाई लिखाई और लखीसराय से क्या संबंध रहा है और फिर आगे की पढ़ाई लिखाई कैसे हुई? मूलतः मेरा जन्म जो है लखीसराय में हुआ। 12वीं की पढ़ाई के लिए मैं पटना चला गया, वहाँ से मैं फिर जो है BHU गया। BHU में मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। इसी दौरान हमने शैक्षणिक जगत से नाता जोड़ा। वैसे तो जुड़ा हुआ ही था लेकिन पढ़ाने के लिए मैंने जोड़ा। सबसे पहले झुग्गी झोपड़ियों में मैंने गरीब बच्चों को जाकर पढ़ाना शुरू किया और लगातार कई महीनों तक, सालों तक मैंने उनको पढ़ाया। फिर वहाँ से मुझे शिक्षा जगत की तरफ रुचि हो गई। उन्हीं में से कुछ बच्चों ने बोला कि और ज़रूरत है तो मैं ऑनलाइन चलाया जो है, और धीरे धीरे मैंने मालवीय एकेडमी के नाम से एक इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किया जिससे लाखों बच्चों को अब तक मैं पढ़ा चुका हूँ। इसके साथ साथ मैं BHU का रिसर्च स्कॉलर भी हूँ और मेरी PhD जो है वहाँ से चल रही है। मेरी एक ये जानने में दिलचस्पी है कि आप वहाँ कोचिंग संस्थान चला रहे थे और ठीक ठाक वो चलता है, काफ़ी बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, मैंने खुद भी देखा है। चुनाव लड़ने का मिजाज कैसे बन गया कि शिक्षक से सीधे पॉलिटिक्स? देखिए, आप अगर देखेंगे प्राचीन इतिहास को भी तो जब जब शिक्षक का अपमान होता है, जब जब गुरुओं का अपमान होता है तो कहीं ना कहीं सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित कर लेते हैं। घनानंद ने अपमान किया चाणक्य का और चाणक्य ने कहा कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा
और उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को जो है वो शासक बना दिया। मौर्य वंश की स्थापना हुई और इतिहास गवाह है इस बात का। बिहार में छात्रों के ऊपर येन केन जब मन आया तब लाठीचार्ज होते रहता है। एक तो परीक्षाएं ये ठीक ढंग से आयोजित नहीं करते हैं, परीक्षाएं आयोजित कर लेते हैं तो इनका रिजल्ट ठीक तरीके से नहीं आता है, और जब छात्र इसके विरोध में आवाज़ उठाते हैं तो इस लोकतंत्र को ये लाठी तंत्र में तब्दील कर देते हैं और पीटते हैं। कमोबेश यही स्थिति देश में अन्य जगहों पे भी है। और जब मैं पूरे क्लास में नैतिकता की दुहाई दे रहा होता हूँ, पूरे क्लास में ये समझा रहा होता हूँ कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, आप अपने मार्ग पर टिके रहिए, आपका हमेशा भला होगा, तब ये लोग आके 4 लाठी मार के चले जाते हैं। और वो बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर अब क्या करें, तो हमारे पास तो वो शक्ति होती नहीं है कि हम उसको कुछ असिस्ट कर सकें। वो तो हमको ही माफिया कहना शुरू कर देते हैं, पलट जाते हैं वो तुरंत। तो उनको इस बात का आभास करवाना आवश्यक है कि राजनीति में पढ़े लिखे लोगों की एंट्री होगी। तो ये जो एक क्लास है ना, जिन्होंने राजनीति को अपना अखाड़ा बना लिया है, युवाओं की हत्या हो रही है राजनीति में। युवाओं की हत्या से मेरा तात्पर्य है कि यूथ को ग्रो करने ही नहीं दिया जा रहा है। जो पॉलिटिकल माफियाज हैं उन लोगों ने अपना एक गैंग बना रखा है और उस गैंग के थ्रू भर्ती होती है पॉलिटिक्स में। तो उस पॉलिटिक्स के गैंग को फोड़ना है और इसके लिए यूथ को आगे आना पड़ेगा और युवाओं की जो हत्या हो रही है, राजनीतिक हत्या जो हो रही है, उस हत्या को रोकना होगा। प्रशांत किशोर से पहली मुलाकात कैसे हुई? प्रशांत जी से पहली मुलाकात पहले तो डिजिटली हुई। प्रशांत जी जब बिहार की बात करते थे तो चूंकि मैं भी बिहार से पलायन करके चला गया था, अगर मुझे बिहार में उस स्तर की शिक्षा मिल जाती, BHU जैसे विश्वविद्यालय मुझे बिहार में मिलते, तो शायद मैं यहीं पढ़ रहा होता। लेकिन मुझे पलायन करके बनारस जाना पड़ा। तो जब प्रशांत जी इस विषय को उठा रहे थे तो वो दर्द यहाँ लगता था सीधे, और मुझे लगता था कि जब कोई व्यक्ति ये प्रयास कर रहा है उस राज्य में जहाँ की प्रयास कर पाना बिल्कुल असंभव सा दिख रहा था, कि क्या यहाँ ये प्रयास किया जा सकता है, और वो सफल प्रयास दिखने लगा कि ये प्रयास बिल्कुल सफल हो रहा है। तो फिर मुझे अंदर से लगा कि अगर हम लोग अब भी साथ नहीं देते हैं, अब भी कंधा नहीं लगाते हैं, तो फिर उतने ही जिम्मेदार हम होंगे। अगर हम तटस्थ रहते हैं तो उस दोष का भोग जो है वो हमारे भाग्य में भी लिखा होगा। इसलिए हमने प्रशांत जी से मुलाकात किया। फिर आप जो कह रहे हैं मैं उस पर यकीन करना चाहता हूं, लेकिन जो कुछ सूत्र हैं जो पटना में चर्चाएं चलती हैं उसमें बताया ये जाता है कि प्रशांत किशोर पार्टी बनाने से पहले एक टीम बनी और उस टीम को ये जिम्मा दिया गया कि हर क्षेत्र में जाके ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए जो चुनाव के दौरान पैसा झोंक सकें। आपकी पीके से जब मुलाकात हुई होगी, क्या उससे पहले उनकी टीम से कोई संपर्क था आपका? कोई संपर्क मेरा नहीं था। मैंने व्यक्तिगत तौर पे प्रयास किया, व्यक्तिगत तौर पे जो है मुलाकात की, आके क्षेत्र में काम करना शुरू कर दिया। मैं चुनाव लड़ने के लिए भी नहीं आया था कि चुनाव ही लड़ना उद्देश्य था, मैं तो क्षेत्र में काम कर रहा था। प्रशांत जी ने अचानक बुला के टिकट की जिम्मेदारी दे दी। मेरे कई पोस्टर्स लगे थे, मैंने कहीं अपने आप को भावी प्रत्याशी नहीं लिखा था। मैं तो केवल जन स्वराज परिवार का अपने आप को हिस्सा बताता था, और आगे टिकट जब मिला तो उस पर लड़ाई लड़ रहा हूँ। दूसरी चीज़ कि प्रशांत जी को खरीदने का जो टिकट वाला आप आरोप लगा रहे हैं कि पैसे के दम पे लोगों को टिकट देंगे, एक तरीके से ये पैसे टिकट की हेरा फेरी हुई। तो प्रशांत जी से कोई टिकट की हेरा फेरी कर ले, ऐसा कोई शख्स पैदा नहीं हुआ है। ये वो शख्स है जो बिहार में बिना किसी MLA के विपक्ष की भूमिका निभा रहा है। ये वो शख्स है जिसके डर से पक्ष और विपक्ष दोनों का मुंह बंद है, और उस शख्स को कोई इतना छोटे स्तर पर लेके जाएगा कि टिकट की हेरा फेरी हो रही है, तो मैं उस पर कोई टिप्पणी भी नहीं करना चाहूँगा। कई नेताओं को जो आपकी पार्टी से तैयारी कर रहे थे उनको नहीं मिला, तो हमने देखा कई अलग अलग क्षेत्रों से ऐसे वीडियो आए जिसमें आरोप लगाए गए कि पैसा मिल गया इसलिए इन्होंने टिकट नहीं दिया हमें। आपको क्या उसमें कोई प्रूफ भी दिखा? मैं तो आपसे पूछ पैसे की कोई प्रूफ हो? जैसे व्यक्तिगत तौर पे मान लीजिए कोई भी प्रतिस्पर्धा में होगा, और जब उस प्रतिस्पर्धा से बाहर होगा तो दुख होगा। बहुत स्वाभाविक सी एक प्रक्रिया है, नेचुरल प्रक्रिया है, मानवीय प्रक्रिया है। तो उस प्रक्रिया में आकर वो कुछ बोल रहे हैं तो इस पर हम लोगों को भी त्वरित टिप्पणी करना उचित नहीं है। उनका ये दुख है, उनका ये पीड़ा है,
उन्होंने उस क्षेत्र में काम किया, लेकिन जन स्वराज के लिए निश्चित तौर पे उनके लिए आगे योजनाएं होंगी। उनको थोड़ा सा धैर्य रखकर पार्टी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की आवश्यकता है और निश्चित तौर पे वो कुछ बेहतर करेंगे। अगर केवल इसी उद्देश्य से आए होंगे कि इसी विधानसभा मुझे चुनाव में टिकट मिले तभी मैं काम करूंगा, तब तो पार्टी 243 लोगों की रह जाएगी, क्योंकि केवल उतने ही लोगों को टिकट मिलेगा और जन स्वराज को बनाने में 243 लोगों का योगदान तो है नहीं। लाखों करोड़ों लोगों ने कंधा लगाया है, तब जाके जन स्वराज बना है। मैं ये टिकट और पैसे वाला सवाल इसलिए भी पूछ रहा था, संभवतः ये पहला चुनाव है जिसमें खुले तौर पर सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक में ये चर्चा छिड़ी कि अक्रॉस द पार्टी टिकट बेचे गए और मीम तक बने, जो शादाब वाला मीम है कि 10 रुपए वाला बिस्कुट कितने का है जी, उस तरह के मीम्स बने कि 3 करोड़ वाला पीला लिफाफा कितने का है, क्योंकि इस बार वो हर पार्टी पीले लिफाफे में बांट रही थी टिकट। आप हमको बताइए ना कि इस सीट पे उप मुख्यमंत्री जी जो है वो लड़ रहे हैं, 4 बार विधायक रहे हैं, 3 बार तो कंजुगेटिव है, पहले भी विधायक रहे हैं, तो क्या मुझे उनसे ज़्यादा धन दौलत हो सकता है? आप एक अंदाज़ा लगाइए, पॉलिटिकल छोड़ दीजिए, उनका अपना एसेट भी है। तो इस सीट पे एक तो आप कहिए कि किसी शोधार्थी को उतार देना शिक्षा जगत से, क्या इसमें पैसा का पैरामीटर होगा? आप सिर्फ शोधार्थी ही तो नहीं है ना, आप कोचिंग संचालक हैं। तो कोचिंग संचालक में हम तो 11 रुपये में भी पढ़ा रहे हैं, हमारी फ़ी 3500 रुपये है। हमने हजारों लोगों को जो है उससे जोड़ा है, सैकड़ों लोगों को रोजगार दिया है, तो वो सब हमारे पास ही थोड़ी आ रहा है, हम कोई अरबपति थोड़ी हैं। एक लखीसराय हम लोग आए और जब मैं देख रहा था कि यहाँ से कौन कौन कैंडिडेट है, तो एक तरफ विजय सिन्हा है, दूसरी तरफ अमरीश कुमार हैं। और पिछले चुनाव में 2020 में कांग्रेस से कई लोग चाहते थे कि टिकट मिल जाए, लेकिन नहीं मिला, तो वो लोग बागी होकर लड़ रहे थे और उस फेर में अमरीश कुमार हारे 10,000 वोट से। इस बार वो सारे लोग एकजुट होकर अमरीश कुमार के साथ हैं। तो ऐसा बताया जा रहा है कि लड़ाई मुख्य जो है वो विजय सिन्हा और अमरीश कुमार के बीच है। आप किसका खेल बिगाड़ने वाले हैं, विजय सिन्हा का? एकदम गलत बात है ये। लड़ाई उन दोनों में नहीं है, ये लड़ाई जनता की लड़ाई है। जो दोनों लोगों की बात कर रहे हैं, उन दोनों लोगों ने लखीसराय को ठगा है, और जो आपको एकजुटता दिख रही है वो एकजुटता भी नहीं है, वो बाह्य एकजुटता है। अच्छा। आप पूरे बिहार में भ्रमण करिए, मैं लखीसराय की बात नहीं कर रहा हूँ। लखीसराय तो मान लीजिए सामान्य सीट है, जब ऊपर के ही नेता जो हैं उनमें एकजुटता नहीं है, बीजेपी, जदयू, इधर वीआईपी, आरजेडी, लोजपा, आप बस ज़रा समीकरण चेक करिए, देखिए कौन नेता कहाँ किसका विरोध कर रहा है। अब बाहर तो सब साथी आपको दिखेंगे, तो वो एकजुटता तो पहले है नहीं। दूसरी बात, मैं किसी का खेला बिगाड़ने नहीं आया हूँ, मैं जनता का खेला बनाने आया हूँ। मुझे दोनों में से किसी से लड़ाई नहीं है, मैं जन मुद्दों पर बात करने आया हूँ, मुझे जनता के मुद्दों पर बात करनी है। और जहाँ तक रही बात जिस पार्टी से अमरीश अनीश जी चुनाव लड़ रहे हैं, वैसे तो मैं लगातार जो है वो विजय कुमार सिन्हा जी के खिलाफ चीज़ों को दिखा रहा हूँ कि क्या किया उन्होंने अपने विधायकी के टेन्योर में। लेकिन अमरीश अनीश जी की मैं बात करूँ तो पिछले बार उनको 60,000 मत मिला था। सही। 60,000, जब 60,000 के आसपास जो है अप्रोक्सीमेट डेटा है, तो 60,000 मत यानी 60,000 विश्वास। दूसरे नंबर के नेता जिले के, आपने जिले के किन मुद्दों को उठाया, किन मुद्दों पे आपने वर्तमान विधायक को घेरा, किन मुद्दों पे आपने जनता का साथ दिया, ये रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए। केवल ये कहना कि विजय कुमार सिन्हा जी ने कुछ नहीं किया, ये तो बहुत छोटी सी बात हो गई। वो तो मैं पहली बार आया हूँ लड़ने, तो मैं भी कह रहा हूँ, आप तो पहले चुनाव लड़ चुके हैं, आपको अपना रिपोर्ट कार्ड देना होगा। मुझे अपना रिपोर्ट कार्ड इसके बाद देना है, लेकिन ये जो लोग लड़ रहे हैं, इन लोगों को जनता के बीच अपना रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए। अच्छा, इसके बाद देना है रिपोर्ट कार्ड से ही मैं एक सवाल जो बाद में पूछने वाला था अभी पूछ लेता हूँ। प्रशांत किशोर भी अपने लगभग हर इंटरव्यू में वो ये बात कहते हैं कि जनसुराज जो है इस चुनाव में या तो अर्श पे होगा या फर्श पे होगा, है ना, कि बीच वाली स्थिति नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि हम 10-15 सीट जीतें, कि या तो एकदम कोई सीट नहीं आएगी या फिर आएगी तो प्रचंड बहुमत की सरकार हम लोग बनाएंगे। इसकी एक रीडिंग ये भी की जाती है कि ये हार के बाद की बात तो नहीं होगी कि हार जाएंगे उसके बाद कहेंगे कि हम तो पहले ही कह रहे थे कि अर्श या फर्श पर रहेंगे। मुझे ऐसा नहीं लगता है। अगर प्रशांत जी कुछ बोल रहे हैं तो बहुत सोच समझ के बोल रहे होंगे।
चुनावी मूड आपको पता है कि किस तरीके से बदलता है। जनता को मुद्दा प्रशांत जी ने दिया है, अब उन मुद्दों को लेकर जनता कितनी सजग है, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो प्रशांत जी ने अगर इस लाइन को कहा है, और प्रशांत जी ने ये थोड़ी कहा है कि इस चुनाव के बाद हार हो जाएगा तो हम चले जाएंगे। वो चुनाव में जीतने के लिए आए ही नहीं हैं, वो तो बिहार बदलाव की बात कर रहे हैं, वो बिहार को बदलने आए हैं। उन्होंने कहा है कि 10 साल में बिहार बदलेंगे, इस दौरान जितने चुनाव आएंगे उसको भी लड़ेंगे। तो चुनाव लड़ना एक प्रक्रिया का हिस्सा है, और जो बड़ा विजन है, जो बड़ा गोल है, वो तो बिहार बदलना है। आप कितने साल रहेंगे? मैं बिल्कुल यहीं हूँ, अभी यहीं रहूँगा। इसके लिए मैं अपने संस्थान की भी एक शाखा लेकर यहाँ आने वाला हूँ। अच्छा। ताकि मैं यहाँ लोगों से जुड़ा रहूँ। लोगों का जो एक ज़बरदस्ती का परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा, उस परसेप्शन को मैं तुरंत तोड़ने वाला हूँ। और लखीसराय को एक युवा नेतृत्व मिलने वाला है, मिल चुका है, और वो युवा नेतृत्व लगातार अड़ा रहेगा, लोगों को परेशान अब करता रहेगा, उन लोगों को परेशान करता रहेगा जो लोग लखीसराय के विकास में बाधक हैं, जो युवाओं के नेतृत्व की हत्या कर रहे हैं। लखीसराय में कोई युवा नेतृत्व नहीं है, कोई पनप ही नहीं रहा है। एक सवाल, आप शिक्षक हैं और अभी आप कुछ देर पहले नैतिकता की भी बात कर रहे थे कि आप अपने क्लासरूम में पढ़ाते हैं। शराबबंदी एक बहुत बड़ा मुद्दा है बिहार में। शराब बैन हो गया, लेकिन हर दिन हम जिस भी व्यक्ति से बात करने जाएंगे वो कैमरे पे कहता है कि रुकिए 2 मिनट रुकिए, यहीं मंगा देता हूँ शराब, है ना। प्रशांत किशोर, इस पर और आपकी पार्टी का जो स्टैंड है वो ये है कि हमारी अगर सरकार बनेगी, हम तुरंत पहला काम यही करेंगे, शराबबंदी हटाएंगे। ये तालमेल गड़बड़ नहीं हो रहा है? नहीं, गड़बड़ क्यों हो रहा है? शराबबंदी अगर इतनी बढ़िया योजना है तो सबसे पहले बगल के स्टेट उत्तर प्रदेश, पूर्ण बहुमत की सरकार है भाजपा की, वहाँ बंद कर देना चाहिए शराब। क्यों नहीं बंद है? उत्तर प्रदेश में शराब बहुत बढ़िया है, बिहार में आते शराब खराब हो गया। दूसरा बात, कोई भी जो सामाजिक सुधार होता है वो थोपा नहीं जा सकता है, उसका एक स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होता है, संस्थागत विकास होता है। आपको धीरे धीरे कुछ पैरामीटर्स इस्टेब्लिश करने होंगे जिसके आधार पर उसको विकसित करेंगे, शिक्षा का स्तर आप बढ़ाएंगे, और तब धीरे धीरे लोगों को उसमें चेंज लाएंगे। आपने रातों रात थोप दिया, थोप कर आपने दिया क्या? पहले जो लोग शराब पीते थे वो शराबी कहलाते थे, जो शराब बेचते थे वो शराब विक्रेता कहलाते थे, अब वो शराब माफिया है। पहले जो राजस्व मिल रहा था वो राज्य सरकार को मिल रहा था, अब जो राजस्व मिल रहा है वो अफसरों को मिल रहा है, नेताओं के जेब में जा रहा है। तो बदला क्या है? अगर शराबबंदी है, पहले तो आप ये स्पष्ट कर लीजिए कि बिहार में शराबबंदी है। शराबबंदी है तब मैं उस पर बात करूं। अगर शराबबंदी नहीं है तो हमको लगता है इस प्रश्न का औचित्य है ही नहीं। ये तो उनसे पूछना चाहिए कि कहाँ शराबबंदी, पहले आप ये बता दीजिए। जहरीली शराब पी के लोग मर रहे हैं, तो शराबबंदी है तो लोग क्यों मर रहे हैं? कौन है इसका जिम्मेदार? शराब कोई पी के पकड़ा गया तो उसके ऊपर मुकदमा कर देंगे, उसको जेल भेज देंगे, 20,000 रुपया 25,000 रुपया लेके थाने से भी आप छोड़ सकते हैं। लेकिन शराब जहाँ बन रहा है, शराब कैसे प्रवेश कर रहा है, किस नाका से आ रहा है, इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। एक आप ही की तरह युवा उम्मीदवार हैं आपकी पार्टी के, रितेश पांडे, आपने उनका कोई गाना सुना है? हाँ, गाना मैंने तो सुना ही है। एक उनका गाना है लवंडिया लंदन से लाएंगे, ठीक है। एक तरफ आपकी पार्टी लखीसराय से एक ऐसे व्यक्ति को टिकट देती है जो पढ़ाई लिखाई करने वाले, रिसर्च स्कॉलर, है ना। जीत हार अलग विषय हो सकता है, कितने समय से आप सक्रिय हैं वो एक अलग मुद्दा हो सकता है। दूसरी तरफ ऐसे लोगों को टिकट दिया जाता है, रितेश पांडे जो इस तरह के गाने गा रहे हैं। फिर चनपटिया से मनीष कश्यप जैसे लोगों को टिकट दिया जाता है जो गांधी का अपमान का आरोप लगा उन पर आरोप लगा कि वो फेक वीडियोस बनाते हैं बिहारी मजदूरों की पिटाई का, उस चक्कर में वो जेल भी जाते हैं। ये तो पहले स्पष्ट आपको करना होगा कि फेक वीडियोज़ की परिभाषा क्या है। मतलब अगर किसी न्यूज़पेपर की रीडिंग को आधार मानकर वीडियो बनाया जाए तो वो वीडियो फेक है या न्यूज़पेपर की रिपोर्ट फेक है, ये तय करना होगा। दरअसल होता ये है कि सत्ता जिसको चाहती है उसको क्रश कर देती है अलग अलग तरीक़ों से। मैं मनीष कश्यप जी के विषय में सारी बातें नहीं रख सकता हूँ, अपनी बातें बेहतर तरीके से वो रखेंगे, लेकिन मैं आपको सत्ता का एक पक्ष बता रहा हूँ कि सत्ता जिसको चाहती है उसको अपने हिसाब से क्रश करती है, और वो भी एक इम्पॉर्टेंट पहलू है जिस पे आपको विचार करना चाहिए, जनता को विचार करना चाहिए, और जनता विचार कर भी रही है। दूसरा पक्ष रितेश पांडे जी का है। रितेश पांडे जी जो हैं वो कला वर्ग से आते हैं,
और आप कला वर्ग में जाइए, आपको ढेरों ऐसे एक्टर मिलेंगे जिन्होंने अलग अलग रोल को प्ले किया है। जैसे मान लीजिए रावण का रोल प्ले कोई किए हैं, क्या वो रावण हो गए? रावण नहीं हो गए ना, वो एक प्रदर्शन कर रहे हैं। लौंडिया लंदन से लाएंगे, गाना गाया जाना जो है महत्वपूर्ण है या उसको करोड़ों लोग सुन रहे हैं महत्वपूर्ण है? अगर करोड़ों लोग सुन रहे हैं उसको, तो पहले तो उस पर भी सवाल उठना चाहिए, वो करोड़ों में व्यूज़ क्यों है? वो गाने बन ही क्यों रहे हैं? नहीं, करोड़ों में व्यूज़ क्यों है? मैं ये समझना चाह रहा पूछ रहा हूँ हूँ कि जैसे सीढ़ी, आप पहली सीढ़ी चढ़ते हैं, आप पहले गाना बनता है फिर उसको सुना जाता है, और अगर फिर यही पैरामीटर है सूरज की लोग सुन रहे हैं इसलिए कर रहे हैं, फिर जनसुराज और बाकी पार्टियों में फर्क क्या है जो आप लोग दावे करते हैं? मैं इसको पैरामीटर नहीं बता रहा हूँ कि ये पैरामीटर है, मैं आपको बता रहा हूँ समाज की बात बता रहा हूँ कि समाज में ऐसा भी है। अगर पहले ही पायदान पे उसका विरोध हो जाए तो वो चीज़ें खत्म हो जाएगी, लेकिन समाज उसको एक्सेप्ट कर ले रही है, एक्सेप्ट कर ले रही है, तो कहीं ना कहीं उसमें बढ़ोतरी भी हो जा रही है। मैं ऐसी चीज़ों का बहुत बड़ा समर्थक नहीं हूँ, और वो व्यक्तिगत तौर पे वो इसका जवाब देंगे, पार्टी के आला कमान इस पर जवाब देंगे, लेकिन किसी एक गाने से किसी व्यक्ति को जज नहीं किया जा सकता है। गाना लिखा कोई और होगा, उन्होंने अपना जो है सुर दिया, और लोगों की विचारधारा समय समय पर बदलती भी रहती है, ये भी एक बात है। जैसे मान लीजिए गांधी जी की बात करेंगे तो अलग अलग फेज में गांधी का नेतृत्व भारत के लिए चेंज होता रहा है, कार्य पद्धति बदलती रही है। पंडित मदन मोहन मालवीय को ले लेंगे जो कि बीएचयू के संस्थापक भी रहे हैं, उनकी भी कार्य पद्धति बदलती रही है। गांधी जी कभी टोपी पहना करते थे, हैट पहना करते थे, फिर धोती पे आ गए, तो कार्य पद्धति पे परिवर्तन भी तो आता है। तब इस आधार पे गांधी को जज करना, अरे वो तो हैट पहनते थे, वो तो टोपी पहनते थे, वो तो बैरिस्टर थे, भारत के नेता कैसे होंगे? तो धोती पा गए ना, वो एक्सेप्ट किया ना उन्होंने उस चीज़ को। तो रितेश पांडे जी आए हैं जनसुराज में, तो जनसुराज की विचारधारा को निश्चित तौर पर एक्सेप्ट करेंगे। अच्छा, ठीक है। 3 छोटे छोटे मेरे सवाल हैं। एक, आप बनारस एक तरह से आपकी कर्मभूमि ही है, कह सकते हैं ये बात। तो बनारस के सांसद हैं नरेंद्र मोदी, जो देश के प्रधानमंत्री भी हैं। कोई काम आपने बनारस में देखा हो जो लगता हो कि हाँ ये काम है जो बिहार के लेवल पे, या आप सपोज़ कि अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो एक विधायक के तौर पे आपको लखीसराय में आप आजमाना चाहेंगे, उसको उतारना चाहेंगे ज़मीन पर? मैं किसी काम से तुलना नहीं कर रहा हूँ। बनारस एक अलग शहर है, लखीसराय एक अलग शहर है। प्रधानमंत्री मोदी जी अलग हैं, सूरज कुमार अलग हैं। मैं उनसे अपनी तुलना भी नहीं करना, मैं करूँगा भाई, प्रधानमंत्री हैं वो, हमारी क्या हैसियत उनके सामने? उनका कोई किया काम बनारस में अच्छा लगता है? नहीं, ये देखिए, अगर कोई जनप्रतिनिधि है तो उसका कोई काम ही अच्छा नहीं होगा, ये थोड़ी हो सकता है। कई चीज़ें अच्छी होती हैं, उसको तहे दिल से स्वीकार भी करते हैं। नीतीश जी के हम लोग कार्यकाल की प्रशंसा करते हैं, ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति का हर काम खराब है। नीतीश जी वाला तो करना ही पड़ेगा, आपके नेता उनके साथ थे। नहीं, 2015 में चुनाव जीतने में उन्होंने सहयोग किया। सहयोग करने से क्या प्रशंसा के वाइस प्रेसिडेंट बने वो, तो वाइस प्रेसिडेंट बने तो फिर छोड़ भी तो दिए। देखिए, उसके साथ थे इसलिए उसकी प्रशंसा करेंगे, ऐसा नहीं है। ये कोई पैरामीटर नहीं है। कोई व्यक्ति अगर कुछ बेहतर किया है उसकी प्रशंसा होगी। जैसे लालू जी के बारे में ज़्यादातर जो सोशल एनालिस्ट हैं वो इस बात को कहते हैं कि उन्होंने उस समय उन लोगों को आवाज़ दिया, वंचितों को आवाज़ दिया, जिन लोगों के लिए सामाजिक तौर पे कई कठिनाइयाँ थीं, लेकिन उस आवाज़ को वो आगे नहीं बढ़ाए। उनके आसपास जो लोग थे उन्होंने उसको पूरा का पूरा हैम्पर कर दिया, उनके इमेज को। अब चूंकि लालू जी नेतृत्व करता थे तो दोस्तों लालू जी पे जाएगा। अच्छा, आपको लगता है कि अगर प्रशांत किशोर खुद भी चुनाव लड़ते तो एक अलग जोश आपकी पार्टी और आपके समर्थकों में होता? क्योंकि मुझे ठीक याद है कि करगहर को लेकर वैसे चर्चा थी कि वो लड़ेंगे, लेकिन पहली लिस्ट आई और रितेश पांडे को टिकट मिल गया। राघोपुर वो गए और ये कहते हुए गए कि वहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे और फिर तय करेंगे। साथ में एक ये भी बयान दिया कि मेरे चुनाव लड़ने की चर्चा भर से तेजस्वी यादव दूसरी सीट तलाश कर रहे हैं। वो राघोपुर गए, लौट कर आए, लेकिन उनका टिकट, वो कहीं से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। आपको लगता है कि अगर वो चुनाव लड़ते, फ्रंट फुट पे बैटिंग करते, तो थोड़ा अलग माहौल एक बनता आपकी पार्टी में? नहीं, माहौल तो बनता है, लेकिन जो और सीटें होती उस पर थोड़ी सख्ती कम हो जाती, क्योंकि प्रशांत जी अपने चुनाव में लगते हैं, अपने चुनाव में योजनाएं बना रहे होते हैं। अभी वो पूरे बिहार के लिए योजनाएं बना रहे हैं, तो प्रशांत जी के चुनाव लड़ने से जनता में क्या उत्साह होता है ये तो अलग विषय है। हम लोगों को थोड़ा जो है वो सख्ती कम महसूस होता, अभी हम लोगों को पूरी सख्ती महसूस हो रही है।
हम जब चाहें उनसे बात कर सकते हैं, हम जब चाहें अपनी बात उनको पहुंचा सकते हैं, जिस तरीके का असिस्टेंस चाहिए हमको मिल सकता है। लेकिन अगर वो खुद चुनाव लड़ रहे होते हैं तो अपने विधानसभा में ज़्यादा एक्टिव होते हैं। वो पत्रकारों पे इतना गुस्सा क्यों आता है उनको? कहाँ गुस्सा आता है? हर इंटरव्यू में भड़क जाते हैं वो। पत्रकारों पे उनको गुस्सा नहीं आता है। पत्रकार प्रश्न उस तरीके के पूछते हैं। हाँ। जो पत्रकारिता का स्तर आजकल हो गया है, जो सवाल पत्रकार आजकल सत्ता पक्ष से या विपक्ष से पूछ रहे हैं, आप उन प्रश्नों का स्तर देखिए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। भड़कते नहीं हैं, वो एक आईना दिखाते हैं। 5 काम आप बता दीजिए जो अगर आप चुनाव जीतते हैं लखीसराय में और विधायक चुनकर विधानसभा पहुंचते हैं तो आप 5 ऐसे काम जो आप सबसे पहले कराना चाहेंगे लखीसराय में। सबसे पहले तो लखीसराय में भ्रष्टाचार पर नियंत्रण होना चाहिए। कोई सुनने वाला नहीं है। आप ब्लॉक लेवल पे चले जाइए, थाने लेवल पे चले जाइए, ये इसको अविलंब इस पर जो है कार्रवाई की आवश्यकता है। दूसरा, चिकित्सा के क्षेत्र में काम होना चाहिए। हॉस्पिटल्स की स्थिति बहुत ही दयनीय है। तीसरा, दलित महादलित बस्तियों में पेयजल की समस्या बहुत बड़ी है, विकराल है, तो उस पर काम होना चाहिए। गांव लेवल की जो कनेक्टिविटी है रोड्स की, वो बहुत ख़राब है, उसको चिन्हित कर कर सही करने की आवश्यकता है। सिंदूर उद्योग के लिए जो है ये क्षेत्र जाना जाता था, लेकिन उस पर कुछ नहीं हुआ, उसमें कोई विकास नहीं हुआ, उसको फिर से रिवाइव करने की आवश्यकता है। बरहिया का टाल क्षेत्र जो कि एक फसला बना हुआ कई दशकों से, उसको 2 फसला में कन्वर्ट करने के लिए योजना बनाने की आवश्यकता है। जो प्राइमरी स्कूल्स का एडुकेशन है, उन एडुकेशन में सुधार की आवश्यकता है। तो ढेर सारे विषय हैं जिस पे काम किया जाना चाहिए। बरहिया में आपको जाम की समस्या दिखाई देगी, लखीसराय बाजार में आपको जाम की समस्या दिखाई देगी। क्यूल नदी जो है वो नष्ट हो रहा है, क्यूल नदी को बचाने की आवश्यकता है। तो काम की लिस्ट बहुत लंबी है। यहाँ का जो विधायक बनेगा ना, उसके लिए बहुत संघर्ष है। चुनाव बहुत छोटा संघर्ष है, विधायक बनने के बाद संघर्ष बड़ा हो जाएगा, क्योंकि उस दयनीय स्थिति में लखीसराय है। लखीसराय गड्ढे में है, धरातल पे भी नहीं है, वहाँ से इसको बाहर निकालना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया और हमसे बातचीत की। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये जनसुराज के लखीसराय विधानसभा से सीट से प्रत्याशी सूरज कुमार को आप सुन रहे थे। आप अगर लखीसराय के लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इनकी दावेदारी इस सीट पर कितनी मजबूत है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर जो भी आपकी राय है वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कैमरे के पीछे साथी जेरी थे, मेरा नाम आकाश है। खबर गाँव देखते रहिए, शुक्रिया।